वेलकम टू एनएम क्लासेस के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मैंने सोचा कि थोड़ा हिस्ट्री को, अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका एक पार्ट हो रह गया है, तो उसको रोक कर आज कुछ विशेष पॉलिटी का टॉपिक उठाते हैं। कि मैं सोच रहा हूँ कि दो विषयों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि दो विषयों को साथ लेकर अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा इससे ये है एक वो भी बेनिफिट होगा कि आप लोग भी एक ही सब्जेक्ट को बार बार देखते देखते या पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे, और मुझे भी ये पढ़ाने में और आनंद आएगा, और आपको भी आपके भी एक ही साथ दो विषय प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना प्रिय छात्रों। तो हम देखते हैं आज तो हम पढ़ाएंगे आपको दूसरा विषय है प्रिय छात्रों, पॉलिटी। हिस्ट्री के बाद मेरा जो सबसे प्रिय जो सब्जेक्ट है वह पॉलिटी है, और उसके बाद मेरा ज्योग्राफी है। तो प्रिय छात्रों, पॉलिटी जो है वह हमें प्रत्येक नागरिक को, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है वह याद होनी चाहिए। ये हमारा एक कर्तव्य भी है। मैं आऊँगा जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, जो कि मूल कर्तव्य है, जो कि हमारे कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है। तो उसमें जो सबसे पहला जो कर्तव्य है प्रिय छात्रों, वो यही है कि आप संविधान की जो संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और आपके जो भी उनकी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करें, आदर करें। राष्ट्र ध्वज है उसका भी आदर करें। तो यह इसमें हमारी प्रस्तावना भी अंतर्निहित है, उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन वह ऑटोमेटिकली उसमें अंतर्निहित है कि हमारे देश की संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमें प्रिय छात्रों याद होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रस्तावना में पूरे संविधान का निचोड़ है, संविधान की पूरी समरी है इसमें। अगर जब भी जो न्यायालय में या मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ जब भी कुछ संविधान को लेकर कोई संविधान में कोई भी अनुच्छेद या कोई भी आर्टिकल समझ नहीं आता है, तो उनके जो जजेस होते हैं वो प्रस्तावना को उठाते हैं और उसको शोध में लाते हैं कि इसमें ऐसा दिया गया है, तो इसका हल कहाँ मिलेगा, प्रस्तावना में। अर्थात संविधान का सॉल्यूशन जो है एक तरीके से वो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हमारे देश का जो भी संविधानिक जो भी नियम, कायदे, कानून हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, उनको समझना है तो हमें पहले संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। प्रस्तावना प्रिय छात्रों, जैसे गीता, कुरान, हमारे देश में धार्मिक ग्रंथों को बहुत महत्व दिया गया है, उससे हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है। ऐसे ही जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वह संविधान है। जो राष्ट्रीय ग्रंथ है प्रिय छात्रों वह संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है इंडिया में, प्रेसिडेंट भी नहीं, देश के राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं है। और इस संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो हमारे भारत के लोगों से प्राप्त होती है, भारतीय लोकतंत्र से प्राप्त होती है। यही एक सबसे बड़ा एक सोर्स है बाबा साहब के संविधान का। सबसे बड़ा जो एक गुण है वो यही है कि लोगों का शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, डेमोक्रेसी, क्योंकि अमेरिका में है, भारत में है, कई अन्य देशों में है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान जो है वह हमारे देश भारत का है। ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि जिस देश के पास उस समय कुछ भी नहीं था, अंग्रेज सोचते थे कि अपने देश को कैसे मोटिवेट करेंगे या चलाएंगे उसे, या कैसे नियम कायदे कानून से कैसे देश को विकास के राह में लेकर आएंगे। लेकिन हमारे देश के जो महान वास्तुकार थे, संवैधानिक शिल्पकार थे, उन्होंने इस संविधान को मोड़ दिया और संविधान बनाया। और
जो श्वेत लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनको दिखा दिया कि हमारे भारत देश के जो संविधान निर्माता हैं वह किसी भी देश के संविधान के निर्माताओं से कम नहीं है। उन्होंने ये साबित किया संविधान को बनाकर कि बुद्धिमता हमारे देश में, बुद्धिजीवी हमारे देश में अन्य देशों से भी कम नहीं है। और तब ऐसे हालात थे, तब भी उन स्थितियों में, जैसी कंडीशंस थी, परिस्थितियों में यह संविधान बनाया और हमारे देश के अनुरूप इसको बनाया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो एक रिप्लिका है, कॉपी है, बहुत सारे देशों के संविधान से उठा दिया और उसके तुरंत छाप दिया। ऐसा नहीं है प्रिय छात्रों, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अगर किसी के अंदर अच्छे गुण होते हैं तो वह गुण अगर लेते हैं तो वह कॉपी नहीं होती प्रिय छात्रों, वह हमारी बुद्धिमानी होती है। वह हमारा एक समाज के लिए कर्तव्य होता है कि हम अच्छे गुण अपने समाज को दें। हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो गुण आते हैं वो हमारे माँ बाप से आते हैं, तो वो क्या कॉपी होते हैं? नहीं, वह एक प्राकृतिक होते हैं। और इन्हीं गुणों को हमने अपने देश में लागू किया और उन गुणों में से भी अपने गुणों को उसमें मिलाया और लागू किया। बहुत अलग है प्रिय छात्रों, पूरे देश के जितने भी संविधान से हमारे देश में संविधान लिए गए हैं, उन अच्छी बातों को लिया गया है, उनमें भी परिवर्तित किया गया है। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया है प्रिय छात्रों? संसदीय व्यवस्था। वहां क्या होता है प्रिय छात्रों? राजा रानी है वैसे, वहां पर क्राउन का शासन भी है, और लेकिन वहां क्राउन इलेक्ट नहीं होता प्रिय छात्र। वहां का जो रानी या साहिबा होती हैं वो इलेक्ट नहीं होती, वह वंशवादी प्रक्रिया से आज भी चली आ रही है। वहां सिर्फ प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। हमारे देश की आप खूबसूरती देखिए, कहते हैं कि ब्रिटेन का छपा छपाया कानून है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है प्रिय छात्र। यह अंतर हुआ नहीं हुआ कह देते हैं कि ये कॉपी है, किसी भी एंगल पे कॉपी नहीं है। आप एम लक्ष्मीकांत को आप देखिए उठा के, अगर आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि हमारे देश का संविधान और देशों के संविधान से कहीं बेहतर है और अच्छा है और सबसे अच्छा है। मुझे गर्व है मेरे देश के संविधान पर, और आपको भी होना चाहिए प्रिय छात्र। संविधान में अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको संवैधानिक ज्ञान है, तो आप किसी भी व्यक्ति को जो आपका शोषण करना चाहेगा, आप उसके प्रति अपनी न्यायालय में जाके जवाबदेही दे पाएंगे। अगर आपका शोषण होता है, अगर आपको संवैधानिक ज्ञान है, तो आप अपना शोषण नहीं होने देंगे अपने छात्रों। यही हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है, जो कि बाबा साहब ने बड़ा अपने अथक प्रयासों से, और भी जो कमेटी में सदस्य थे, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मुंशी जी, और भी जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, और भी जो समितियां थी, संचालन समिति वगैरह जो भी थी, प्रांतीय समिति थी, जितनी समितियां थी, उन लोगों ने मिलकर इस देश के संविधान को बहुत बड़ा आकार दिया। और उसके जो निर्माता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस संविधान को बनाया और गरीब, शोषित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, उनको भी अधिकार दिए। जो बात करते हैं आरक्षण की, जो बात करते हैं कि इनको आरक्षण दे दिया जाता है, 3000 साल से जिन्होंने गुलामी की है प्रिय छात्रों,
जिन्होंने शोषण सहा है। दक्षिण भारत में एक आपने केरल का हो, केरल की एक गाथा सुनी होगी। एक महिला थी जो बेचारे शोषित वर्ग के होते थे, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होते थे, शूद्र होते थे, तथाकथित पिछड़े होते थे, उनकी महिलाओं को स्तन ढकने तक के लिए कर देना होता था। प्रिय छात्रों, आप ये देखिए कि कितना शोषण होता था। टैक्स देना पड़ता था कि आपको अगर कमर से ऊपर के वस्त्र पहनने हैं महिलाओं के लिए। दक्षिण भारत में कितना बड़ा शोषण था, कितना भेदभाव था। नांगेली एक महिला थी, उन्होंने अपने स्तन तक काट दिए थे और वो उसी समय देहावसान हो गए थे। इस शोषण को, इस भेदभाव को, इस अस्पृश्यता को बाबा साहब ने संविधान से हटा दिया, खत्म कर दिया और उन्हें एक स्वर्ण अधिकार दिया। और वो अधिकार थे मूल अधिकार। और आरक्षण क्यों दिया गया? जिन्होंने 3000 साल से सिर्फ गुलामी की है, नौकरगिरी की है, भेदभाव सहा है, अछूत कहलाए गए हैं, शूद्र कहलाए गए हैं, उन्हें कभी अधिकार नहीं दिया गया। तो उनको बराबरी पे लाने के लिए एक व्यवस्था दी गई, एक प्रवेश द्वार दिया गया, वह आरक्षण। कोई मलाई नहीं आरक्षण। उन भेदभाव को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो कि मानवता के लिए है, जो कि देश की एकता के लिए है, राष्ट्र के लिए है। प्रिय छात्र, बुरा मत मानना प्रिय छात्रों, जो भी मेरे छात्र हैं वो मेरे लिए सब एक बराबर हैं, क्योंकि गुरु के लिए कोई छात्र ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना ऊंचा होता है, ना नीचा होता है। सारे छात्र गुरु के लिए एक समान होते हैं प्रिय छात्र। और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉलिटी के जो भी मैं आपको वर्च्यूज बताऊं, पढ़ाऊं, तो उनको आप अपने जीवन में भी लाएं, उसे अंगीकार करें, जिससे कि आपका भी विकास होगा प्रिय छात्र। मानवता आपके अंदर जागृत होगी। मैं ऐसा नहीं है कहता कि जिसको संवैधानिक ज्ञान नहीं रहेगा उसके अंदर मानवता नहीं होगी, लेकिन हाँ, मानवता में वृद्धि होगी, मानवता में विकास होगा, मानवता निखरेगी उसकी, जो संवैधानिक जिसके पास ज्ञान होगा और उसको आत्मरोपित करेगा। क्योंकि प्रिय छात्रों, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं इस जीवन में। आपने देख लिया होगा कोरोना काल में कितने से कितने बड़े अमीर पैसे वाले और बेचारे गरीब मरने से अपने आप को बचा नहीं पाए। उनका पैसा उनके काम में नहीं आया, सिर्फ काम आई तो इंसानियत। देखे होंगे आपने सोनू सूद जैसे महान एक्टर, जो कि देश के बहुत बड़े आदर्श मानने चाहिए सभी को, और आदर्श भी हैं, जिन्होंने देश के लिए, देश के गरीबों का, देश के शोषितों का, देश के जो बेचारे असहाय थे उनकी कितनी बड़ी सहायता की। उनको ये बिल्कुल भगवान के रूप में आकर, वो कहते हैं ना भगवान नहीं है, अरे ऐसे लोग ही तो भगवान है। मैं चाहता हूँ यही भगवान है जो गरीबों की, असहायों की सेवा करें, मदद करें, जो कि सोनू सूद ने किया। तो प्रिय छात्रों, हमारे अंदर इंसानियत सदैव रहनी चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े अधिकारी हो जाएं, कितने भी बड़े आदमी हो जाएं, लेकिन हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य है मानवता। कर्तव्य पहले है और अधिकार बाद में। ठीक है प्रिय छात्रों, तब आते हैं आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पर। आज मैंने बहुत कुछ आपको इसको बारे में बताया, लेकिन प्रिय छात्रों यह आवश्यक है कि हमारा पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम तो निकलेगा ही। जब हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ेंगे, तो हमारा एग्ज़ाम तो निकलेगा ही निकलेगा। 99% यह सिद्ध होगा। 1% हो सकता है कभी कुछ कमी रह जाए, और अगर हम 100% अपना प्रयास देंगे तो हमारा 100% चयन होगा प्रिय छात्रों।
ये गारंटी है। तो देखते हैं आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहला है यह संविधान की, मैं इसे क्या कहता हूं प्रिय छात्रों, यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला है, और हर किसी को प्रस्तावना याद होनी चाहिए प्रिय छात्रों। आप प्रस्तावना को 2 से 3 दिन में याद कर लें, जिससे कि आप इसमें जो छिपे हुए शब्द हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे, उनकी मीनिंग भी याद होंगे, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वह भी आपसे फिर हल हो जाएंगे प्रिय छात्रों। इसमें है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। पहला ही इसमें जो सेंटेंस है विद द पीपल ऑफ इंडिया, छात्रों भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इनके द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो यह है प्रिय छात्रों में संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में कुछ मूल तत्व हैं, क्योंकि इसमें 4 मूल तत्व हैं। क्या है? संविधान की अधिकार का स्रोत क्या है? ये प्रश्न पूछ सकता है। इस संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है भाई? तो प्रिय छात्रों, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की अधिकार का जो स्रोत है वह है भारत के लोग। पहला ही जो इसमें वाक्य है हम भारत के लोग, यही संविधान की शक्ति का अधिकार का स्रोत है। संविधान को भारत के लोगों से ही शक्ति प्राप्त होती है, कितनी बड़ी बात है। फिर है दूसरा, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये भारत की प्रकृति है, संविधान की प्रकृति। तीसरा है इसमें मूल तत्व संविधान के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है संविधान? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख है इसमें। मतलब क्या हुआ प्रिय छात्रों कि संविधान का जो आखिरी अधिवेशन से एक अधिवेशन पहले 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया और बनने के बाद प्रस्तावना जो कही गई वह तिथि थी प्रिय छात्रों 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है प्रिय छात्रों, संविधान की प्रस्तावना का कहाँ से दी? मतलब इसको सबसे पहले ड्राफ्टिंग के लिए किस महान विद्वान ने इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश की? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। कब किया अपने छात्रों? मैं लिख देता हूँ साइड में, 13 दिसंबर 1946। क्या पेश किया? सॉरी मेरे छात्रों, उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जब स्वीकारा गया वह तिथि थी 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया तो वह तिथि थी
13 दिसंबर सन 1946, और जब उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया तो प्रिय छात्रों 22 जनवरी सन 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना में रूपांतरित किया गया। वही उद्देश्य प्रस्ताव यह भारत के देश के संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है प्रिय छात्रों, समझ में आ रहा है आपके? अब इसमें कुछ शब्दावली है कि जो मुख्य शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, ठीक है, और उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, और अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। मतलब संप्रभु का अर्थ यही है प्रिय छात्रों कि वह सबसे ऊपर है। संप्रभु मतलब एक भगवान की तरह हम अपने ऊपर निर्भर हैं। हम किसी अन्य देश पर किसी भी क्षेत्र में लेकर हम उसके डोमिनियन में नहीं है, उसके अधीन नहीं। यही संप्रभु है। हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हमारे निर्णय में किसी और देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यही संप्रभु है। हम सबसे ऊपर अपने देश के संविधान को लेकर। इसके बाद है दूसरा शब्द प्रिय छात्रों समाजवादी। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो जिसमें पहला शब्द है प्रिय छात्रों समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मतलब इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ प्रिय छात्रों। समाजवाद क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे देश में जो गैस आती है एलपीजी, जैसे आप घर घर में होगा एलपीजी का सिलेंडर। एलपीजी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो एलपीजी का जो सिलेंडर आता है आपने देखा होगा, उसका मूल्य 820 रुपये या 850 रुपये के आसपास। ठीक है, और जैसे हमारे खाते में क्या आते हैं, कुछ रुपए आते हैं प्रिय छात्र, जो कि सरकार हमारे खाते में रुपए भेजती है ना। जो भी लगभग 300 350 रुपये जो भी सरकार हमारे खातों में भेजती है, जिसका गैस का कनेक्शन होता है, तो उसे क्या कहते हैं प्रिय छात्रों? सब्सिडी। मतलब सरकार की देशवासियों के लिए एक तरीके से गैस खरीदने में, गैस का उपभोग कराने में, तो गैस का उपभोग कराने के लिए जो सब्सिडी दी गई है वही समाजवाद चेहरा है सरकार का, कि जो देशवासी हैं उन पर ज्यादा भार ना पड़े। तो वही एक सरकार का समाजवादी चेहरा है। देश के लोगों की सहायता करना, उनके स्वास्थ्य की, उनके खाने का, उनकी शिक्षा का, उनकी रोजगार का देखभाल करना, यही समाजवाद। ठीक है, इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में जोड़ी गई। मैं आपको बात बताऊंगा इसके बारे में। फिर अगला है धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष प्रिय छात्र, संविधान में संशोधन हो सकते हैं। यह शक्ति हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्राप्त हुई है, मतलब वहाँ से इसे हमारे देश में अंगीकार किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 सामान्य बहुमत या साधारण विधेयक या साधारण या सामान्य प्रोसेस के तहत या अनुच्छेद 368 के तहत या सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत अलग या विशेष बहुमत जिसे कहते हैं 368 2/3 वाला, और राज्य के आधे देश के आधे राज्यों का सहमति। तो ये 3 तरीके के संविधान में संशोधन इस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसमें है प्रिय छात्रों धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हमारे देश के संविधान का मूल प्रकृति है। धर्मनिरपेक्षता, किसी भी एक धर्म को हमारे देश में समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा वाले लोग रहते हैं और विभिन्न जातियों के लोग भी रहते हैं। इसलिए हमारे देश के संविधान की जो प्रकृति है वह धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक भी धर्म को लेकर समर्पित नहीं है, जिससे कि लोगों में मेल प्रेम रहे, कोई द्वेष ना हो, उनमें एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, और इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन, वही लोकतंत्र। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है अपने छात्रों, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष में आपके 3-4 प्रकार आ जाते हैं, रेफरेंडम, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और वापस बुलाना या रिकॉल। ठीक है, फिर है गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? वही वाली बात, ब्रिटेन में रानी वंशवादी, जो उनका बेटा होगा राजकुमार वह राजा, उनकी बेटी वह राजकुमारी, बहू राजकुमारी, तो वंशवादी प्रक्रिया है ब्रिटेन में। हमारे देश में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। गणराज्य, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, गणतंत्र। ठीक है, जैसे कि उधर ब्रिटेन में क्या है, राजशाही, और हमारे देश में गणतंत्र। ठीक है, तो अगला है न्याय। ठीक है प्रिय छात्रों, तो न्याय में क्या है? हमारे देश की प्रस्तावना में न्याय को 3 प्रकार से, हमारे देश में जो न्याय है, हमारे देश की प्रस्तावना में न्याय है, वह 3 प्रकार के न्याय। अब प्रश्न यहीं से आते हैं। प्रश्न क्या है कि न्याय, हमारे देश की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? वह 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है प्रिय छात्र? हमारे देश में आपने देखा होगा पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी, जैसे कि निम्न जाति, उच्च जाति, मध्य जाति, ये खेल जो चला आ रहा था तथा कथित, वह अब नहीं। हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद सामाजिक सभी को बराबरी दी जाए, समाज में सब बराबर हैं, ना कोई जाति से ऊंचा है ना कोई धर्म से ऊंचा है। सिर्फ मानव अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने इंसानियत से, अपने उद्देश्य से ऊंचा है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक स्थिति में बराबरी दी जाएगी, ये आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय, अब राजनीति में भी अधिकार दिया जाएगा जो कि पहले नहीं मिलता, ये राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। ये न्याय कहाँ से लिए गए, ये प्रश्न पूछना है।
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार के न्याय प्रिय छात्रों रूसी क्रांति से, रशिया से, रूस से लिए गए हैं। जो रूसी क्रांति सन 1917 में हुई थी, लेनिन के समय हुई थी, जब जारों का शासन था, तो जारों के शासन का रूस में अंत किया गया लेनिन के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के न्याय प्रिय छात्रों कहां से लिए गए हैं? रूस से, रूस की क्रांति से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे देश में जो फिर है न्याय, स्वतंत्रता, न्याय तो हो गया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कि ठीक है, और ये पांचों प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है प्रिय छात्रों कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे प्रिय छात्रों, हम आते हैं गरिमा पे। गरिमा, गरिमा क्या होती है? हर किसी की अपनी प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है, हर पद की अपनी एक गरिमा होती है। जिस पद पर हम आसीन हैं उस पद के कर्तव्य को हम अच्छे से उसका निर्वहन करें और उस पद के गरिमा को बनाए रखें। गरिमा मतलब उस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखें, स्वयं के चरित्र को बनाए रखें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अवसर, कितने प्रकार का अवसर का उल्लेख है? तो 2 प्रकार के समता के अवसर का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मतलब 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, अब आते हैं सीधे प्रिय छात्रों हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ठीक, बिंदु क्या है कि हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है वह किस देश संविधान से अंगीकार की गई है? मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका से हमारे देश की प्रस्तावना का स्ट्रक्चर लिया गया। ठीक है, और इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई प्रिय छात्रों? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये पूछ सकता है कि हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए अपने छात्रों? अमेरिका से। ठीक है, अब बात करते हैं कि एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा है? यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है। एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और एक प्रश्न छात्रों बहुत आता है कि हमारे देश की प्रस्तावना को क्या लागू किया जा सकता है? नहीं, हमारे देश की प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। यह केवल देश की संविधान का स्रोत है, परिचय पत्र है, समरी। ठीक है, और वह आपको पहले मैंने बता ही दिए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 1976 में। ठीक है, और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि रूसी क्रांति 1917 से लिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। इसमें प्रिय छात्रों पूछता है कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समता का हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। सीधे ऑप्शन आता 3, 5, 2 ऐसे ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो 3 प्रकार की क्या हो गई छात्रों? न्याय हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई और 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार की बंधुत्व। ये 3, 5, 2 है, याद रखना प्रिय छात्रों। तो 5 प्रकार की क्या हो गई? स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर बात करते हैं समता की। समता मतलब समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चाहे वह किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसका अपना स्वयं का एक सम्मान है। ठीक है भाई छात्रों, और उसको भी समान अवसर दिए जाए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व, ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है और बंधुत्व है, यह प्रिय छात्रों कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जो कि 1789 से लेकर 1799 के मध्य हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। तो वहां से ये
गुण लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना, अब इसमें ये प्रश्न आते हैं कि कौन से वाक्य किस महान बुद्धिजीवी ने कहे हैं, पूछा, ठीक है, ये पूछता है। तो है पहला, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये है किसने कहा है इसको? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये प्रारूप समिति के एक सदस्य भी थे। इनका क्या नाम है मेरे छात्रों? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो मेरे छात्रों। ठीक है, अगला है इसमें वाक्य, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये इसने कहा है ऐसा, यह कहा है के.एम. मुंशी ने। यह भी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला है संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा दो लोगों ने कहा है, एक तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरा हमारे देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने। इनका नाम है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और एम हिदायतुल्ला हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। यह किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बर्कर ने। ठीक है प्रिय छात्रों, सर अर्नेस्ट बर्कर ने इस प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। ठीक है, इन्होंने अपनी एक किताब उसमें लिखी थी, उसका नाम था प्रिय छात्रों प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि इन्होंने 1951 में लिखी थी। तो इस किताब में इन्होंने अपनी बुक में संविधान की प्रस्तावना का भी उल्लेख किया था इसमें। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का भी उल्लेख इन्होंने अपनी बुक में या किताब में, इसका नाम था प्रिय छात्रों प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि अर्नेस्ट बर्कर द्वारा 1951 में लिखी गई। इस किताब में इन्होंने अपनी प्रस्तावना का, हमारे देश की प्रस्तावना का उल्लेख किया था। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि कुछ प्रस्तावना को लेकर उच्चतम न्यायालय ने कुछ विचार दिए अपने। जैसे कि पहला था बेलूवाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में हुआ। तो इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और उसके बाद सन 1973 में केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे पर असर नहीं होना चाहिए। इसमें संशोधन में शब्दों को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इसमें से शब्दों को निकाला नहीं जा सकता। तो प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, और यह गैर न्यायिक है। ये प्रश्न, ये दोनों पॉइंट्स महत्वपूर्ण है छात्रों। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो फिर छात्रों इतना ही काफ़ी है प्रस्तावना को लेकर। मुझे नहीं लगता इसमें से बाहर से कोई प्रश्न इसमें से बचा रह गया है। और प्रस्तावना के जितने भी अगर आपको कोई डाउट्स अब भी आपके रह जाते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8077, मैं लिख देता हूँ 8077 162 711। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, आप बेझिझक पूछिए इसको। ठीक है मेरे छात्रों, और
कोई भी इसमें डाउट रह गया हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। और हमारे संविधान की प्रस्तावना समाप्त होती है। इससे बाहर प्रश्न 1% आने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन 90% संभावना यही है कि इसमें से प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको काफी डीप स्तर पर प्रस्तावना समझाई है, ठीक है। तो देखते रहिए एनएम क्लासेस को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे एनएम क्लासेस के चैनल को। मेरे छात्रों मैं देख रहा हूँ कि आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन इतना नहीं दे रहे हैं। अरे गुरु दक्षिणा में मुफ्त में गुरु क्या चाहता है आपसे? सम्मान चाहता है मेरे छात्र। कम से कम गुरु को इतना सम्मान दे दो कि उसके चैनल को सब्सक्राइब करा दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हो सके तो कमेंट भी दे देना, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आपके जो भी डाउट्स हैं मुझसे पूछिए, जितना भी ज्ञान है आप मुझसे लेने की कोशिश कीजिए, पूछिए जितना हो सकता है। आपके यूपीएसआई यूपीएसआई के हिसाब से प्रिय छात्रों प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीएससी यूपीएससी से कोई हिसाब या किसी भी साल का आप पेपर उठा के प्रिय छात्रों देख लेना, प्रस्तावना से एक प्रश्न हमेशा आता है, आप देख लेना। और प्रस्तावना से एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा प्रिय छात्रों। इसलिए आप प्रस्तावना को हल्के में ना लें, और इसमें से कोई भी आपको डाउट हो मुझसे पूछिए। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। ये सिर्फ एक गुरु दक्षिणा के तहत है, ज्ञान भी आपका सफल होगा। आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ बस सब्सक्रिप्शन दे देना अपने चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस, कीप वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।